गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है मुगल वंश पढ़ना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मुगल वंश से। इसमें हमने बाबर को पढ़ लिया, ठीक है, बाबर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हुमायूं हम पढ़ चुके हैं, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद हमने देखा कि हुमायूं के साथ इंटरफेयर किसका था, शेरशाह सूरी का। ठीक, तो आज हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे और फिर हुमायूं के बाद हमें पढ़ना है अकबर। अकबर मतलब इस सीक्वेंस से तो अकबर आएगा पहले, है ना, लेकिन हुमायूं के साथ साथ हमें शेरशाह सूरी को पढ़ना है, शेरशाह सूरी। ठीक है, हुमायूं के साथ साथ हमें किसको पढ़ लेना है, शेरशाह सूरी को पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या हमारा, शेरशाह सूरी है। वैसे अगर हम हुमायूं का देखें तो हुमायूं के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ, मतलब सब कुछ बहुत काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। तो हुमायूं के साथ एक चीज़ रह गई थी, उसमें था मतलब हुमायूं के जो सबसे अच्छे चित्रकार थे, चित्रकार, फेमस चित्रकार, कभी कभी पूछ लेता है कि किसके दरबार में थे। एक तो थे अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद और दूसरे थे मीर सैयद अली। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये हुमायूं के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, क्योंकि आप चित्रकारों के बारे में बहुत सारा आपको अकबर के टाइम पे पढ़ना है, तो इनको थोड़ा अलग लेकर चलो। ये किसके हैं, हुमायूं के हैं, ठीक है, अकबर के नहीं है, ये हुमायूं के हैं। तो अब आता है हमारा शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि शेरशाह सूरी आपने देखा कि जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, उसमें शेरशाह सूरी जीता और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को राजगद्दी छोड़ने पर, भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर वापस से हुमायूं आता है और मुगल वंश आगे बढ़ता है, वरना यहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक, तो किसका है अब हमारा, शेरशाह सूरी को पढ़ना है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल शासक रहा। 1540 में तो बना और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, मतलब थोड़ा सा हम मतलब स्टार्टिंग का जीवन देखते हैं। शेरशाह सूरी जो था, इनके बचपन का नाम फरीद था। बचपन का नाम क्या था, फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। ठीक है, फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था, फरीद खान। ठीक, अब शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन अली। पिता का नाम था हसन अली। ठीक है, ये जो हसन अली थे, ये बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे। ठीक है, बहलोल लोदी के दरबार में, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का जो पहला अफगान वंश है, पहला अफगान वंश कौन सा, हमारा लोदी वंश है। तो ये भी अफगान ही थे, ये सब अफगान ही तो थे। क्योंकि आपने जब कौन सा घाघरा का युद्ध मैंने पढ़ाया था बाबर के टाइम पे, तो घाघरा का युद्ध किससे हुआ था, इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी और अफगानी सेना, जो बिहार बंगाल के साइड में अफगान थे, लोदी वंश के भी अफगान थे, तो उनके मतलब रिलेटिव्स वो हो गए अफगान। तो बाबर उनको ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, अफगान को बाबर ने पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, इस वजह से ये अफगान मतलब शेरशाह सूरी, ये जो सारे अफगान थे, हसन अली हो गए, ये भी अफगान हुए, ये सारे हुमायूं के लिए खतरा बने। ठीक, तो हसन अली इनके पिता का नाम था और ये किसके यहाँ काम करते थे, बहलोल लोदी के काम यहाँ पे। जब हसन अली की मृत्यु होगी काफ़ी जल्दी, तो फरीद यानी कि शेरशाह सूरी, इन्होंने किसके दरबार में काम करने लगे, ये करने लगे बहार अली नुमानी के दरबार में। मतलब ये नुमानी वंश से थे, वंश नहीं कह सकते, नुमानी इनका सरनेम, वैसे तो अफगानी थे, है ना, नुमानी वंश से थे, वैसे अफगान थे। तो बहार अली नुमानी के दरबार में फरीद काम करने लगे और बहार अली नुमानी को फरीद मतलब शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुर था। एक वाक़या भी हुआ कि फरीद ने क्या किया, ये दोनों शिकार पर गए और फरीद ने खुद से शेर को मार गिराया। ठीक है, इस वजह से बहार अली नुमानी ने ही
बहार अली नुमानी ने ही फरीद को किसकी उपाधि दे दी? शेरशाह की, शेरशाह। और तब से फरीद शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा और सूरी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसमें एक ये भी आता है कि बहार अली नुमानी का जो बेटा था, बहार अली नुमानी ने अपने बेटे को सिखाने के लिए, ठीक है, अपने बेटे को सिखाने के लिए फरीद को रखा था। ठीक है, कि तुम हर चीज़ें, सारी चीज़ें इसको सिखाओ, एक अच्छा राजा बनने के लिए, है ना, सारी जो होती है ना कि योद्धा वाली चीज़ें, सब कुछ तुम सिखाओ इसको। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पद दिया था, एक मेंटोर का पद, बहुत बड़ा पद दिया था फरीद को। फिर नाम क्या हो गया? शेरशाह सूरी हो गया। बहार अली नुमानी ने शेरशाह सूरी नाम रख दिया। फिर बहार अली नुमानी की मृत्यु के बाद फरीद ने ही सूरवंश की स्थापना करी। ठीक है, सूरवंश की स्थापना कर दी फरीद ने, और शेरशाह सूरी के नाम से किस वंश की स्थापना होगी? सूरवंश की। अब नुमानी वंश तो रखेगा नहीं, ठीक है, अपने नाम पर रखेगा, सूरवंश की स्थापना हो गई। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे कैसे ये राजा बना। अब जब सूरवंशी फरीद क्या बन गया? शेरशाह सूरी बन गया, सूरवंश की स्थापना हो गई। फिर इसको पता था कि हमारा जो अफगानों का नाश किसने किया था? मुगल वंश ने, मतलब कि बाबर ने। लोदी वंश जो था अफगान वंश था। अब इसको, बाबर तो रहा नहीं, अब बाबर का बेटा शासन कर रहा है, हुमायूं। तो शेरशाह सूरी को हुमायूं को ख़त्म करना था। तो ये आपको मैंने बता दिया था कि कब हुआ था? 1538 में। 1538 में जब हुमायूं बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था, तो 1539 आया। ठीक है, 1539, 1539 में। ठीक है, 1539 में, 1539 में शेरशाह सूरी ने कौन सा युद्ध लड़ा? चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक, ये मैं आपको पूरे डिटेल में हुमायूं के टाइम पे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, वो हुमायूं लौट रहा था बंगाल अभियान से, फिर चौसा, मतलब बक्सर के पास जगह है चौसा, वहाँ पे चुनार के किला पे कब्जा किया था। ठीक है, चौसा के युद्ध में फिर वो गंगा नदी में कूद गए हुमायूं, और हुमायूं को बचाया किसने था? शहाबुद्दीन नामक मल्लाह ने बचाया था। इस वजह से हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए राजा बना दिया और उसने चमड़े का सिक्का चलाया। ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चौसा के युद्ध में हार किसकी हुई? हुमायूं की हुई। ठीक है, हुमायूं हार गया। क्लियर? 1539 में। इसके बाद आता है 1540। 1540, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ हुमायूं के साथ? ये होता है उसका कन्नौज का, दूसरा नाम भी है ना इसका, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का। ठीक है, और कन्नौज के युद्ध में इसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया, मतलब हुमायूं का निष्कासित जीवन शुरू हो गया। यहाँ पे भी हुमायूं हार गया और हुमायूं का निष्कासित जीवन, मतलब कि राजा नहीं रहा, निष्कासित जीवन शुरू हो गया। और जो हमारे शेरशाह सूरी है वो राजा बन गया, खुद को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये समझ आ गया होगा कि बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन अली था, हसन अली बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे। जो बहार अली नुमानी ने इनको नाम क्या रखा था? शेरशाह रखा था, क्योंकि उन्होंने शेर को मारा था। इसके बाद इन सूरवंश की स्थापना करी। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं को हराया। फिर 1540 में ही कन्नौज का युद्ध लड़ा, और फिर हुमायूं का निष्कासित जीवन शुरू हो गया। क्योंकि राजा कौन बन गया था 1540 में? यह है ना 1540 से 45 तक, 40 में राजा कौन बन गया? शेरशाह सूरी राजा बन गया। ठीक है, शेरशाह सूरी राजा बन गया। क्लियर? और राजा बनने के बाद शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण करी। किसकी? हजरत आला। हजरत आला मतलब कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट एक उपाधि होती है, किसी ग्रेट आदमी को, किसी महान को हजरत आला बोला जाता है। क्लियर? तो हजरत आला की उपाधि धारण की किसने? शेरशाह सूरी ने। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं 1540। अब यहाँ पर तो अभी तक तो ये सिर्फ राजा बने हैं। ठीक, तो 1540 में शेरशाह सूरी राजा बन गया। कौन से? इसके बाद कन्नौज अभियान के बाद। अब राजा बनने के बाद हजरत आला की उपाधि होगी, और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में, जिसे आप पुराना किला के नाम से जानते हैं, एक किलाए कोहना बनाया। किलाए कोहना क्या बना? किलाए कोहना। इसी को हम क्या कहते हैं? पुराना किला कहते हैं, पुराना किला। ठीक, पुराना किला। जैसे आपने बाबर की ज़िंदगी देखी कि कंटिन्यू युद्ध लड़ता रहा, वैसे ही शेरशाह सूरी का भी रहा था। अभी तक तो 39 से युद्ध चल रहा है, उससे पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
ठीक है, बहारली नुमानी के लिए। तो 40 हो गया। 40 के बाद अब राजा बनने के बाद हम देखते हैं, दिल्ली का शासक बनने के बाद 41, 42, 43, 44, 45 कंटिन्यू युद्ध हुए। देखो 1541, 1542, 1543, 1544 और 1545 में मृत्यु हो गई। ठीक है, 1541 में जो युद्ध हुआ वो हुआ गख्खर के खिलाफ। गख्खर क्या थी? एक जनजाति थी, गख्खर जनजाति। ठीक है, ये जो गख्खर जनजाति थी ये बिहार छत्तीसगढ़ वाले एरिया में थी। और ये कहा जाता है कि गख्खर जनजाति कह सकते हैं ना आप कि जंगली टाइप के लोग थे, और वो लूटपाट के लिए इस चीज़ के लिए मतलब मशहूर थे, और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूंखार तरह के लोग थे। तो शेरशाह सूरी ने इनको हरा तो दिया, लेकिन तब भी डर था कि क्या पता वो दोबारा हमला कर दें। इस वजह से शेरशाह सूरी ने इसमें क्या बनवाया? रोहतासगढ़ का किला बनवाया। रोहतासगढ़ का किला, इनसे सेफ्टी के लिए रोहतासगढ़ का किला बनवाया। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला बनवाया। क्लियर? रोहतासगढ़ का किला थोड़ा सा ना ऐसे देखते हैं, देखो सबसे पहले 39 को तो आपको पता है चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध। इसके बाद 41 में गख्खर जाति, थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ पे गख्खर जाति आ गया, वैसे थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, कोई नहीं समझ लो। ठीक है, गख्खर जनजाति हो गया। इसके बाद 1542 में इसने हमला किया, यहाँ पर बनाया रोहतासगढ़ का किला। 1542 में मालवा को जीता, 1542 में मालवा को बहुत आसानी से जीत लिया। ठीक है, 1542 में मालवा को बहुत आसानी से जीत लिया। चौसा, मालवा हो गया थोड़ा सा आगे। ठीक है, मालवा को जीत लिया। इसके बाद 1543 में मालवा के बाद रायसीन। ठीक है, रायसीन के राजा का नाम था, रायसीन का राजा पूरनमल। रायसीन के राजा का क्या नाम था? पूरनमल था। ठीक है, रायसीन के राजा का नाम पूरनमल। रायसीन थोड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, रायसीन के राजा का नाम क्या था? पूरनमल। ये जो पूरनमल था इसको शेरशाह सूरी ने छल कपट से हराया। ठीक है, थोड़ा धोखा देके छल कपट से हराया। और जब रायसीन के राजा पूरनमल की हत्या हो गई तो वहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया। ठीक है, वहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया। तो बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े राजा ने पूरनमल को उससे धोखे से हराया और फिर वहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि ये जो रायसीन का जो आक्रमण था या फिर रायसीन का जो अभियान था, ये शेरशाह सूरी की ज़िंदगी में कलंक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किस अभियान को शेरशाह सूरी के ज़िंदगी में या फिर उसके लाइफ में क्या हो गया? कलंक बन गया। तो कौन सा था? वो रायसीन का था। अब 1544 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर विजय की। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ पड़ता है कहाँ? राजस्थान में। मेवाड़ राजस्थान में, इधर मेवाड़ राजस्थान में। मेवाड़ पर कब्जा किया। मेवाड़ जो जगह थी वो कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा रेतीला था, पहाड़ी इलाका था और रेगिस्तान था, मतलब कुछ खास वहाँ पे मिलने वाला नहीं था। और मेवाड़ को जीतना सबसे टफ हुआ शेरशाह सूरी के लिए। मेवाड़ का राजा था मालदेव। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? मालदेव। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था? मालदेव। और मेवाड़ को जीतना शेरशाह सूरी के लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टफेस्ट टास्क था ये, मेवाड़ को जीतना। क्योंकि वहाँ बंजर वाली ज़मीन थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, मतलब मिलने वाला तो कुछ था नहीं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन का, बहुत ज़्यादा सैनिकों का, गोला बारूद का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इस लॉस की वजह से शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को गंवा दिया। कितनी बड़ी बात थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को गंवा दिया। मतलब जितना एफर्ट्स, जितना सब कुछ उन्होंने मेवाड़ को जीतने में लगाया, उतने में तो पूरा भारत जीत लेते, और मिला वहाँ पे कुछ नहीं। भाई उस रेतीली ज़मीन थी, है ना, तो खेती तो होती थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे बाजरा ही होगा। तो बाजरा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरे भारत को गंवा दिया। मतलब इतने एफर्ट्स में इतने सारे मैंने अपने सैनिक लगाए, इतना सारा
पैसा लगा, इस समय मैं अपना पूरा भारत जीत सकता था। और मेवाड़ को जीतने के लिए मैंने पूरे एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को गवा दिया। किसमें कहा था? मेवाड़ अभियान में। अब आता है 1545। 1545 कह सकते हैं कि आखिरी साल शेरशाह सूरी का। 1545 में किया इन्होंने कालिंजर अभियान। कौन सा? कालिंजर। कालिंजर अभियान। कालिंजर को अब कहते हैं हम महोबा। ठीक है, ये है तो यूपी में, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो देखते हो आपके मैप का भी देखना इंडिया का, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो जा रहा है ऐसे, मध्य प्रदेश के अंदर जो लटका हुआ एरिया है यूपी का, वहाँ पे पड़ता है महोबा। तो कालिंजर का अब नाम क्या है? महोबा है। ठीक, कालिंजर अभियान में, कालिंजर अभियान जो किया, यहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह। यहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह। ठीक है, यहाँ का राजा था कीरत सिंह। और ये जो युद्ध हुआ, ये हुआ था एक डांसर के लिए, एक दासी के लिए। मतलब शेरशाह सूरी ने कहा, उन्होंने देखा भाई डांसर बड़ी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम के जो शासक थे वो उनके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो डांस वगैरह देखते थे, है ना, अपने दरबार में। तो इन्होंने इनके दरबार में, कीरत सिंह के दरबार में एक दासी को देखा, बहुत अच्छी डांसर थी। शेरशाह सूरी ने कहा आप इसको हमें दे दो। इन्होंने मना कर दिया, सही बात है, ये क्यों दे? तो इसी बात पर युद्ध हो गया। ये कालिंजर अभियान किसके लिए था? ये दासी के लिए था। किसके लिए था? एक दासी के लिए था, जो कि एक डांसर थी। ठीक है, इसके लिए हुआ ये। अब इसमें शेरशाह सूरी की किस्मत खराब। अब इन्होंने सोचा भाई ठीक है चलो युद्ध लड़ते हैं, दासी डांसर तो मिलेगी और प्लस हमें वहाँ का किला भी मिल जाएगा, कालिंजर का किला। अब इन्होंने क्या किया, जैसे एक गोला छोड़ा, वो कालिंजर के किले पर लगकर, किले की दीवार पर लगकर वापस आके शेरशाह सूरी के पास गिर गया। और वहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। मतलब अपने ही गोले से शेरशाह सूरी मर गया। तो 1545 में शेरशाह सूरी की क्या होगी? मृत्यु हो गई। क्लियर? और हुमायूं के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि हुमायूं फिर कहाँ? काबुल चला गया। तो उसके बाद ईरान की सेना ली, धीरे धीरे वो चाह रहा था इंडिया वापस आना, लेकिन शेरशाह सूरी की वजह से वापस नहीं आ पाया। अब हुमायूं की किस्मत अच्छी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी 1545 में। ठीक, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे कंटिन्यू 40 से लेके 45 तक कंटिन्यू, 39 से कह सकते हैं, 64 का 39 में, 39 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, और आपका आखिरी जीवन भी उनका लड़ाई में ही गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इनका बेटा बना इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शासक बना। फिर से हुमायूं की किस्मत जोड़ दे गई। इस्लाम शाह की मृत्यु होगी 1553 में। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु होगी। इसके बाद कोई अच्छा शासक आया ही नहीं। इस्लाम शाह बहुत अच्छा था अपने पिता की तरह, लेकिन इस्लाम शाह के बाद कोई अच्छा शासक नहीं आया जो एक साथ जोड़ के रख सके। ठीक, फिर ये जो सूरी वंश था, ये बिखर गया। ठीक है, छोटी छोटी जागीरदार लेके सब अलग अलग हो गए। तो इसके बाद शासक बना था फिरोज शाह सूर। ठीक है, इसके बाद बना सिकंदर शाह सूरी हो गया यहाँ पे भी ना, सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, ये हो गया, ये आखिरी राजा हो गया। और आपको याद होगा कि 1555 में जब कौन सा युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अब तो ये सब निकल लिए, इस्लाम शाह नहीं रहा, पूरा सूरवंश क्या बिखर गया, तो हुमायूं को पूरा मौका था इंडिया वापस आने का। ये वही सिकंदर शाह है जिसको 1555 में सरहिंद के युद्ध में, कौन से? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने हरा दिया था। हुमायूं ने, मतलब जिसमें बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर? और जब बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने देखा बैरम खान के, हुमायूं के बहुत ही काबिल और बहुत ही भरोसेमंद सेनापति थे। तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अपने जीते जी ही अकबर का संरक्षक बैरम खां को बना दिया था। ठीक है, उनको पंजाब भेज दिया कि पंजाब में रहेगा, तो वहाँ मतलब वहाँ की जागीरदार देखेगा अकबर। ये चलो हम हुमायूं के टाइम पे या अकबर पढ़ेंगे, उसके टाइम पे और पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर कि मतलब सूरवंश जो है हमारा खत्म हो चुका। फिर दोबारा से 1555 में क्या आ गया, दोबारा से मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब हम देखते हैं, तो हमने पढ़ लिया शेरशाह सूरी का, कह सकते हैं हम कि युद्ध उसने कौन कौन से लड़े, जीवन कैसा रहा। अब देखते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था,
ये सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। ये सबको पता है, जीटी रोड। जो जीटी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक है, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश अफगानिस्तान सब हमारे इंडिया का पार्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या बनवाया था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। जीटी रोड को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक है? बांग्लादेश के चटगांव से, बांग्लादेश में क्या चटगांव है, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के काबुल तक, ठीक है। बांग्लादेश के चटगांव से लेके अफगानिस्तान के काबुल तक है ग्रैंड ट्रंक रोड, और लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो जीटी रोड बनवाया। दूसरा, इन्होंने जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। जो आज पटना है बिहार की कैपिटल, तो वही तो पाटलिपुत्र था। जब हमने वो पढ़ा था मगध महाजनपद, उसमें पाटलिपुत्री, पाटलिपुत्र का ही जिक्र था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया, क्लियर। अब इन्होंने एक शुरू की रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसानों के लिए थी। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसलिए थी कि राजा का डायरेक्टली संपर्क हो किसानों से, राजा डायरेक्टली संपर्क हो किसानों से, बीच में कोई दलाल वगैरह कोई ना हो। तो रैयत हम किसानों को ही कहते थे उस टाइम पे, क्लियर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद किसानों के लिए उन्होंने एक तो भूमि की नाप करवाई। भूमि की पैमाइश आपको याद होगा, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी पढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने टैक्स को एक्यूरेट करने के लिए कि किस ज़मीन पर कितना टैक्स है, उसके लिए भूमि की पैमाइश कराई थी, मतलब भूमि की माप कराई थी। वैसे ही शेरशाह सूरी ने भी की, भूमि की माप कराई, ठीक। तो भूमि की माप कराई और इन्होंने ये लेकर आए पट्टा और कबूलियत, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था, पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था, ठीक है। पट्टा मतलब कि ज़मीन, पट्टा मतलब कि एक बायोडाटा, कितनी ज़मीन किसके पास है, ठीक। जैसे आप भी कहते हो ना कि पट्टे कट रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ आप सुनते हो ना, ये वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका दाम कितना है, मतलब दाम भी कुछ ना कुछ पहले कोई करेंसी रही होगी, ठीक। वैसे ही पट्टा कि गवर्नमेंट ने पट्टे काट दिए, तो वो भी पट्टा और कबूलियत इसने किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। पट्टा का मतलब था कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन हो, उस पर कितना टैक्स है, ठीक है। उसका पूरा बायोडाटा क्या कहलाता था? पट्टा था। किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, ठीक। और कबूलियत होता था एक एग्रीमेंट, कबूलियत एक एग्रीमेंट था जो राजा और किसान के बीच था कि हाँ वो एग्री करेगा किसान कि ठीक है मेरी इतनी ज़मीन है और मैं इस पर इतना टैक्स दूंगा, ठीक है। ये क्या था? एग्रीमेंट, और इसका डाटा था। ये बात आपको क्लियर होगी। तो पट्टा और कबूलियत किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक। अब शेरशाह सूरी ने एक जाब्ती भी शुरू किया था, वो टैक्स था, मतलब जाब्ती वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जाब्ती एक टैक्स था जो मतलब ज़मीन को नपाने के लिए किसानों को देना होता था, ठीक। अब इसके सिक्के देखते हैं, सिक्के कौन कौन से थे? सिक्के शेरशाह सूरी ने 3 तरह के सिक्के चलाए थे, ठीक है। 3 तरह के सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों में एक तो था अशरफी, अशरफी, ठीक है। एक था रुपया और तीसरा था दाम। अशरफी, रुपया और दाम। जैसे आप कहते हैं कि 2 टके की भी औकात नहीं है। टका किसने चलाया था? तो टका या टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। वैसे कहते ना कितने दाम का है, तो दाम भी था, एक करेंसी थी, दाम भी किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। तो अशरफी जो होती थी ये थी सोने की, अशरफी होती थी सोने की। रुपया होता था चांदी का, रुपया होता था चांदी का, और दाम होता था तांबे का, ठीक है। दाम होता था तांबे का। तो ये तीनों सिक्के किसके थे? शेरशाह सूरी के थे। तीनों सिक्के किसके थे? शेरशाह सूरी के थे, ठीक।
तो शेरशाह सूरी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे काम किए, ठीक। और आपने जब आप अकबर को पढ़ोगे तो अकबर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासनिक सुधार के बारे में समझ लो पूरा एक लेक्चर इसके बारे में होगा अकबर का। तो अकबर ने भी बहुत सारे किए। अब इसके बाद दिल्ली का शासक कौन बनेगा? अकबर बनेगा, है ना, ये तो आप समझ गए, अकबर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अकबर जो था वो शेरशाह सूरी के नक्शे कदम पर चलने वाला था। इस वजह से शेरशाह सूरी को अकबर का क्या कहते हैं? अकबर का पथ प्रदर्शक। क्या कहते हैं? अकबर का पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अकबर का पथ प्रदर्शक किसको कहते हैं? हम शेरशाह सूरी को। दूसरी बात, एक और आता है वर्ड वो पूर्वगामी, पूर्वगामी, ठीक है, अकबर का पूर्वगामी। ये दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं? शेरशाह सूरी के लिए। पूर्वगामी मतलब पूर्व मतलब पहले, गामी मतलब चलने वाला। तो जिस रास्ते पर अकबर चला उससे पहले कौन चल चुका था? शेरशाह सूरी। तो वही क्या है? अकबर का पूर्वगामी या फिर अकबर का पथ प्रदर्शक, अकबर को रास्ता दिखाने वाला। हम किसको कह सकते हैं? शेरशाह सूरी को कहते हैं। अकबर के नौरत्न में आपने टोडरमल का नाम सुना होगा। टोडरमल अपनी सेवाएं पहले शेरशाह सूरी के दरबार में दे चुके हैं, मतलब शेरशाह सूरी के दरबारी रह चुके हैं। क्लियर? तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में, हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर को, और अकबर का तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकबर से पूछी जाती हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।